आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। सूचना के अधिकार अधिनियम का लूप है कि यहाँ पे बलात्कार हो रहा है। सूचना के अधिकार का बलात्कार हो रहा है। बलात्कार तो ऐसे खराब शब्द है, लेकिन अधिकारी आराम से कर रहे हैं। आयोग आपदा प्रबंधन विभाग को कार्रवाई करने का आदेश देता है, 1 महीना हो जाता है, क्या होता है भगवान जाने। आयोग सिर्फ दूरदर्शक बना हुआ, सिर्फ एक जनता को गुमराह करने का एक अड्डा बना हुआ है। आज से 2.5 वर्ष पहले आप देखेंगे तो ये लिखा था हमने कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला का केंद्र बनने जा रहा है जीविका। तो आप बहुत सोचिए कि क्या होगा, क्या हाल होगा। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ी समस्या है। इतना पैसा भ्रष्टाचार में बिहार का बर्बाद हो रहा है। अगर हम सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसा को रोक दें तो निश्चित तौर पे बिहार में पैसे की कोई कमी नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई प्रत्येक दिन किसी न किसी बड़े जालसाज फ्रॉड उनको जितना भी आप नवाज सकते हैं, आप अपनी भाषा में नवाज सकते हैं, नवाज लीजिएगा। आर्थिक अपराध शाखा निगरानी विभाग प्रत्येक दिन किसी न किसी पदाधिकारी कर्मचारी को रंगे हाथ करोड़ों की अकूट संपत्ति के साथ पकड़ता है, जेल भेजता है। लेकिन ये मोटी चमड़ी वाले आज नहीं तो कल, कभी किसी नाम से, परसों किसी नाम से, परसों किसी नाम से, परसों में किसी नाम से ये जेल जाते रहेंगे और भ्रष्टाचार में नकेल नहीं कसा जाएगा। क्योंकि सरकार ही चाहेगी तो नकेल कसा जाएगा। और दूसरा, आम जनता, ये पब्लिक जिस दिन पॉलिटिशियन और प्रशासन की राजनीति की कूटनीति को समझ गई और इसका जवाब देने के लिए एकजुट होकर तैयार हो गए तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे श्रमिकों को, हमारे बिहार वासियों को, हमारे देशवासियों को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। जैसा कि हम सभी अब यह जान चुके हैं और अभ्यास में भी हम लोग आ चुके हैं कि प्रत्येक बुधवार को ब्रजेश मिश्रा आपके बीच किसी न किसी मुद्दे पर लाइव होगा। और आज हम आपके बीच मौजूद हैं और कई विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा चर्चा का मुख्य आधार होता है सूचना का अधिकार। हम सूचना के अधिकार पर ही काम कर रहे हैं ताकि सरकार और उसके विभाग, उसके पदाधिकारी यह ना कह सके कि ब्रजेश मिश्रा बेसलेस बात करता है, बेबुनियाद बात करता है। इसलिए हमारा यह कोशिश रहता है कि हम वही बात करें जिसका पत्राचार हो और उसके बाद में सच्चाई हो। विभाग उस बात से इनकार नहीं कर सकता है, हम वही बात करें। हमारी यह कोशिश निश्चित तौर पे आप लोगों के सहयोग के कारण निरंतर सफल हो रहा है। और आप सब लोगों का सहयोग मिलने के कारण विभाग में भी खलबली मचा। कई लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर यह केवल सच न्यूज करना क्या चाहता है। हमारे कई साथी हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग जुड़े, क्योंकि यह आवाज, आपकी आवाज भले ही हमारे रूप में, हमारे मुखारबिंद से आपके बीच जा रही है, लेकिन हमारा आग्रह है कि आप हमारे से जुड़िए। केवल सच आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, पत्रकारिता के सभी मापदंड को पूरा कर रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जुड़िए और अपना भी सुझाव दीजिए। कई लोगों से हमारी बातचीत होती है फोन पे, चाहे वो जीविका का मामला हो, 102 एम्बुलेंस का मामला हो, आउटसोर्स का मामला हो, संविदा का मामला हो, डेली मजदूर की बात हो। अब तो योजना मजदूर भी है, हमने पूरा डिटेल निकाला है। अब पूरा डिटेल निकाल कर यह जानकारी एकत्रित की है कि किस तरीके से हमारे इस देश में श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है, श्रमिकों का प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। यह आप बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और झेल भी रहे हैं। हो क्या रहा है पूरे हिंदुस्तान में आज के तारीख में सरकारें, चाहे जिसकी भी सरकार जब चुनाव का वक्त आता है तो 2 करोड़ रोजगार की बात करता है। अगर सत्ता पक्ष 2 करोड़ की बात करता है तो विपक्ष भी 3 करोड़ की बात करता है। लेकिन वास्तव में अब नौकरी नहीं, रोजगार की बात हो रही है। गौर से समझने की बात है कि आप कोई नौकरी नहीं देने वाले, रोजगार की बात हो रही है। हम 2 करोड़
किस तरीके का रोजगार देंगे? आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार पर अगर आप ध्यान से अगर मंथन करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस रोजगार की बात हो रही है, किस तरीके का रोजगार मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर समाज में क्रांतियां फैलाई जाएंगी तो देश का हालत यही रहेगा। इसलिए हमारा सबसे आग्रह है कि हम सब लोग जुड़े और एक जन आंदोलन, इस पूरे हिंदुस्तान में एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसका लाभ आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी महकमा के जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, आपको उनकी सारी सच्चाई आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप इस बात को समझिए, देखिए, पूछिए कि आखिर क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में, इस बिहार में। हम बात कर रहे थे, हमने कहा था पिछले बुधवार को कि हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग की, हम बात करेंगे आउटसोर्स पर। और पिछले कई महीनों से जो हम लोग लगातार जो परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम का नतीजा यह है कि हमने देखा है, महसूस किया है कि लोग प्रत्येक दिन किसी न किसी जिला से, किसी न किसी प्रखंड से बात कर रहे हैं, चाहे वो जीविका का मामला हो या फिर उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज एक हमारे एक बिहार प्रदेश के एक जिला से, मैं चूंकि जिला का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आजकल हमारे जो आउटसोर्स पर जो काम करने वाले भाई है, संविदा पर काम करने वाले भाई है, जो दैनिक मजदूर के साथ साथ योजना मजदूर है, उनको सेवा से हटा देने की बात कही जा रही है, उनको बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। भैया जब नौकरी में लिया ही नहीं तो बर्खास्त किस बात का? उनको धमकियां दी जा रही है, उनको बरगलाया जा रहा है, चाहे वो जिला का डीपीएम हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, हर जगह दादागिरी चरम पे। और इसी के कारण आज परेशानी बढ़ रही है। हम ये कहेंगे बार बार आप लोगों से कि एक जन आंदोलन की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को हम लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और हम सभी जब मिल के काम करेंगे तभी जाकर कोई समस्या का समाधान होगा, अन्यथा यह लड़ाई बहुत लंबा समय तक चलेगा। क्योंकि कुंभकर्णी दिन में सोई सका है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हमारा आज सबसे आग्रह है कि हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं ताकि सरकार पे मजबूती से दबाव बन सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे हम लोगों को अभी और प्रताड़ना झेलना है। भले ही सरकार कहती है कि हम सूचना का अधिकार, हम सुशासन की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सच्चाई क्या है यह किसी से नहीं छुपा। और हम सबसे बार बार यह आग्रह करते हैं क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं। हमने कहा था कि हम समाज कल्याण विभाग और विभिन्न विभागों में वाहन पे जो खेल चल रहा है तेल, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के में काम कर रहे कई साथियों ने, जीविका में काम कर रहे, प्रखंड में, पंचायत में, जिला में काम कर रहे कई ऐसे लोग जो हम लोगों को सूचना देते हैं, बात करते हैं और भयभीत रहते हैं कि कहीं हमारा नाम उजागर न हो जाए। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं और पत्रकारिता का यह धर्म भी है कि हमारे साथ जो मीडिया को जो सूचना देने वाला तत्व होता है, जिस तरीके से विभाग ये कहती है कि आप भ्रष्टाचारियों की सूचना दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इनकम टैक्स भी कहता है कि आप किसी के पास आय से अधिक संपत्ति है उसकी आप जानकारी देते हैं तो आपको एक अच्छा सम्मान भी मिलेगा और आपका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। उसी तरीके से मीडिया कभी भी अपने सूचना देने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं करती है, ये पत्रकारिता का धर्म है और इसका निर्वहन करना निश्चित तौर पे पत्रकारों का कर्तव्य है। और आज भले ही YouTube चैनलों पे पत्रकारों की एक बड़ी फौज बन गई है, वो पत्रकार है ही नहीं,
वो यूट्यूबर है। हमने बार बार कहा है कि पत्रकार वही है जिसको आरएनआई और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रसार भारती उनको लाइसेंस देता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सरकार के द्वारा निबंधित संगठन है वही पत्रकार है, बाकी यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। और आज यही भ्रांति के कारण सरकार और विभाग और पदाधिकारी पत्रकारिता करने वाले लोगों को भी गलत नजरिए से देखते हैं। किसी पत्रकार को चमका देना एक अलग बात है, लेकिन जब तथ्य पे बात होती है तो तथ्य पे बात जब होगी, जब डाटा पर बात होगा, जब आंकड़े की बात होगी, सरकार की बात होगी, सरकार के द्वारा दिए गए सूचना की बात होगी, तो निश्चित तौर पे आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, इसको झुठला नहीं सकते। और यही कारण है कि केवल सच तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई धमकी देता है, कोई ना कोई इस तरह की बात करता है। वैसी स्थिति में एक भय का वातावरण तो रहता है, लेकिन हमने कहा है कि हम हर जगह होंगे जहां का खून लाल होगा, कफन उठाकर देखना केवल सच का नाम होगा। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हमने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकार से हमने मांग किया था कि बिहार के सभी विभाग और बिहार के सभी विभाग के उपक्रमों में जो भी वाहन इस्तेमाल किया जा रहा है उसका प्रत्येक महीने का खर्च क्या है। हमने सरकार से डाटा मांगा था, उसका पहला हम मानकी दिखाते हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग से यह जानकारी ली कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कार्यरत, सिर्फ प्रखंड स्तर की अभी बात करते हैं, बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कार्यरत बीएचएम अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए किस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार इसके लिए कितनी राशि प्रतिमाह निर्गत करती है कि तुम सूचित तालिका में देने की कृपा करें। मैंने तालिका बनाया था, प्रखंड का नाम, बीएचएम का नाम, वाहन संख्या, निजी या भाड़े का वाहन, प्रतिमाह किराया, प्रतिमाह डीजल पेट्रोल पर खर्च। ये सूचना हमने मांगा था 23/3/2022 को, आज 27/4/2022 हो गया है। और हम धन्यवाद देते हैं सिवान के सिविल सर्जन साहब को कि एक इकलौते सिविल सर्जन है अभी फिलहाल की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने ये जानकारी दिया है, ये जानकारी दिया है। और उसमें यह जानकारी दिया गया है कि सिवान जिला में 19 प्रखंड में सबका नाम है, सबका गाड़ी नंबर है, प्रखंड का नाम, बीएचएम का नाम, वाहन संख्या, निजी या भाड़े वाहन, प्रतिमाह किराया, प्रतिमाह डीजल पेट्रोल पे खर्च। ये डाटा सिविल सर्जन ने दिया है 19 प्रखंडों का। और 19 प्रखंडों में ये लिखा गया है, प्रखंड का नाम, बीएचएम का नाम, गाड़ी संख्या लिखा गया है, जवाब में निजी या भाड़े का वाहन में भाड़े का वाहन, और प्रतिमाह किराया 15,000। लेकिन डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा का कोई जिक्र नहीं लिखा है, नील। क्या कोई बिहार में या देश के किसी भी कोने में कोई भी 4 पहिया वाहन 15,000 में मिलेगा क्या? मिल सकता है क्या? 15,000 में अगर मिल रहा है तो फिर दूसरे विभाग के बारे में बताएंगे कि उसी प्रखंड में समाज कल्याण विभाग को 20,008 रुपया में मिलता है। ये एक बड़ा साजिश बिहार के सरकारी खजाना को लूटने का। हमारे आउटसोर्स पे काम कर रहे कर्मचारी, संविदा पे काम कर रहे कर्मचारी, योजना मजदूर, ये कई तरह के तिकड़म लगा कर सरकारी खजाने को लूटने के साथ साथ लोगों के साथ श्रम शोषण का भी बड़ा दौर चल रहा है। आप गौर से सोचिए कि 15,000 में ऐसा हो सकता है। अगर 15,000 में भाड़े का वाहन अगर लिया गया है, मैं नहीं बल्कि लिखित जवाब है भाड़े का, और डीजल पेट्रोल पे खर्चा नील, यानी कि 15,000 रुपया में इनका डीजल पेट्रोल भी महीने का चल रहा है। इसका मतलब कि बीएचएम साहब गाड़ी अपने घर में लगाए हुए हो या फिर सिर्फ बिल बताने के लिए। पूरे बिहार का मामला आएगा तो पता नहीं क्या खेल होगा, दूसरे जिला में क्या हाल चाल है आप देख सकते हैं। उसी तरीके से समाज कल्याण विभाग का, हमने ये पूरा चिट्ठा है समाज कल्याण विभाग का।
इसमें हमने कई जगहों का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुगौली पूर्वी चंपारण का यह पत्र है। इसमें सुगौली की जो CDPO है सलीमा परवीन, उनकी वाहन संख्या 1 है, भाड़े का वाहन इस्तेमाल करती है, प्रति माह किराया है 20,800 और डीजल पेट्रोल पर खर्चा इनका भी शून्य है। आप गौर करके सुनिएगा कि समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के निदेशक, समाज कल्याण मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्य सचिव अगर हमारी बातों को कभी सुनते हो या हमारी आवाज उन तक कहीं पहुंचाई जाती हो तो आप जरा गौर से सोचिएगा मुख्यमंत्री महोदय कि आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, या फिर वास्तव में आप बेवकूफ हैं या आपको तय करना होगा। सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। एक ही प्रखंड में सिवान जिला में अगर 15,000 में भाड़े का वाहन मिल सकता है तो पूर्वी चंपारण में 20,800 के भाड़े का वाहन का क्या मतलब बनता है? अगर कोई भी भाड़े का वाहन अगर किसी के द्वारा अगर लिया जाता है तो अगर 15,000 में अगर मिल जाता है तो फिर 20,800 देने की क्या आवश्यकता? और बगैर डीजल पेट्रोल का ही अगर गाड़ी चल रहा है, अगर कोई ऐसा आविष्कार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपकी सरकार ने कर लिया है तो कृपया आपसे आग्रह है कि आम लोगों को ही बताइए ताकि उनका जो पेट्रोल और डीजल पे जो खर्च हो रहा है अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, और जो खास करके जो आउटसोर्स पे काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो भाई हैं हमारे, जो संविदा पे काम करने वाले भाई हैं जिनको 2-2 महीने 4-4 महीना पे वेतन मिलता है, उनकी क्या हालत होगी जरा इसकी कल्पना कर लीजिए। अगर पेट्रोल डीजल के बगैर आपका गाड़ी चलने वाला कोई फार्मूला अगर आपने निकाल दिया है, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाल लिया है, वैसा ही कोई अगर बिना डीजल पेट्रोल का अगर गाड़ी आपने निकाल लिया है तो निश्चित तौर पर आप बधाई के बाद। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि 6% दर बढ़ गया है, आएगा वृद्धि दर 6% बढ़ गया। अरे आप भूखमरी की स्थिति है, आउटसोर्स में काम करने वाले मजदूरों की हालत जानिए, झांकिए, आप देखिए कि किस तरीके से काम हो रहा है और क्या हो रहा है आपके विभाग में। और आप सिर्फ मुख्यमंत्री के चक्कर और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चक्कर में फंसे हुए। खैर अब तो मामला कुछ साफ साफ आ रहा है कि अब आप राष्ट्रपति बनना शायद आपके नसीब में नहीं। इसी तरीके से ये रोहतास का मामला है, यहाँ पे आभा कुमारी है CDPO, इनका वाहन संख्या है BR03P8530, इनका भी भाड़े का वाहन है, 20,500 रुपया लगता है। समझ में आता है, एकरारनामा के अनुसार किराया में शामिल। हम नहीं बता रहे, ये सब डाटा है। शिवसागर रोहतास का ये प्रकरण का मामला है। ये बिहार शरीफ ग्रामीण नालंदा श्रीमती नेहा कुमारी, वाहन संख्या दिल्ली का है DL9CR 9477, इनको भी 20,500 में डीजल सहित। आप गौर से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, नगर विकास विभाग में, जल संसाधन विकास विभाग में, भवन निर्माण विभाग में, और यूं कहें कि बिहार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार, वाहन के भाड़ा और उसके तेल का खेल न हो। आप गौर करके सोचिए कि ये लिखती है कि वाहन मालिक को प्रति माह एक मुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाता है 20,500, और ये प्रति माह इसमें लिखा हुआ है कि वाहन मालिक प्रति चालक सहित डीजल सहित 20,500। तो इनका भाड़ा क्या है और इसलिए बताना क्यों सोचा, डीजल कितना लगता है। इस तरीके से ये चंडी नालंदा का है, यहाँ पे CDPO का नाम है कुमारी आशा सिंह, इनको 20,800 मिलता है। चालक डीजल पेट्रोल बरामदी एवं चालक का श्रमिक सहित आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी को 15,000 में ही, किसी को 20,000, ये तो उसका अलग है, किसी का ड्राइवर उसी में फिक्स है। इस तरीके से
आपका हथुआ गोपालगंज 20,500, इनका भी भाड़ा का किराया में ही सम्मिलित है। तेल जो है किराया में ही सम्मिलित है। आखिर किराया कितना है, कितना तेल लगता है? अगर तेल नहीं लगता है तो घूमती नहीं है मैडम। अगर इनको किराया तेल सब उसी में अगर 20,000 में मिल जा रहा है, इसका मतलब घूमना नहीं। अब कौन हो? तो वाहन चलाने वाले लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि हम इतना कम पैसा में उनको वाहन करते रहे। अगर वाहन करते रहे तो फिर पटना में क्यों घपला हो रहा है? ये बढ़ेरी पेंशन वैशाली का इनको 17,500 में मिल गया और इनका भी 17,500 में डीजल पेट्रोल सब मिला हुआ है। डीजल पेट्रोल सब मिला हुआ। ये है बहादुरगंज किशनगंज। राकेश गुप्ता जो वीडियो है, इसलिए वीडियो से आपका जब आएगा खाका हमने मांगा है पूरे बिहार के सभी वीडियो का, मनरेगा पदाधिकारी का, कृषि पदाधिकारी का, समाज कल्याण पदाधिकारी का, चिकित्सा पदाधिकारी का, सब लोगों का हमने डाटा मांगा है। सूचना के अधिकार अधिनियम का यूं है कि यहाँ पे बलात्कार हो रहा है। सूचना के अधिकार का बलात्कार हो रहा है। बलात्कार जैसे खराब शब्द है, लेकिन अधिकारी आराम से कर रहे हैं। आयोग आपदा प्रबंधन विभाग को कार्रवाई करने का आदेश देता है, 1 महीना हो जाता है, क्या होता है भगवान जाने। आयोग सिर्फ मुख्य बना हुआ, सिर्फ एक जनता को गुमराह करने का एक अड्डा बना हुआ है। रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड में 20,800 रुपए। इसी तरीके से दिघल बैंक किशनगंज किशोर कुमार जी है जो वीडियो है और प्रभारी है इसी वीडियो के पद पे। इनका भी चूंकि ये वीडियो है तो नहीं कार्य से घूमते हुए इतना सलाफत है इनका, इन्होंने नहीं लिख के भेजा है या फिर सूचना के अधिकार का डर होगा कि कहीं फंस ना जाए फेरा में। ये नालंदा का सिलाओ इनको 20,000 में मिला था इधर में चालक सही। आप बताइए, गौर से सोचिएगा, आप आम आदमी है, आप गौर से सोचिएगा क्योंकि सरकार तो सुनती नहीं है। ये तो बहरी सरकार है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार है। इसको अपने श्रमिक का शोषण हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके श्रमिक परेशान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है इनको मालूम है, क्योंकि जानते हैं लोग, क्योंकि हम नौकरी दे नहीं सकते और ये लोग रोजगार करने की स्थिति में नहीं, और रोजगार को नौकरी के रूप में इस्तेमाल करके ये हर बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आम जनता को इस पर जागरूक होना होगा, अन्यथा आप समझ सकते हैं मोहद्दी नगर समस्तीपुर में भी 20,800 रुपए का, मतलब अमूमन अगर देखिएगा तो 20,800 रुपए का ही आंकड़ा आता है, कहीं कम बेसी है। तो 20,800 रुपए में कौन ड्राइवर है जो 10,000 से कम में आज के तारीख में काम करता होगा? और 10,000 अगर इनका ड्राइवर का खर्चा है तो प्रत्येक दिन अगर 2 लीटर भी इनका डीजल खर्चा होता होगा, हम ज्यादा नहीं मानते हैं, छोटा ही मान लेते हैं, तब भी 200 रुपए से अधिक इनका तेल का लगता होगा। 25 दिन अगर ये काम करते होंगे तो 50 लीटर होगा, लगभग 5,000 से ऊपर इनका तेल पे खर्चा होगा। तो 10-15,000 रुपया जब इनका चालक और ड्राइवर पर ईंधन पर ही खर्च हो गया तो क्या 5,000 में कोई भाड़ा पर गाड़ी मिलेगा क्या? और अगर मिलता है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है नीतीश बाबू, मुख्य सचिव अमर सुधानी जी और विभिन्न विभाग के प्रधान सचिव महोदय, कृपया ऐसी 1-2 गाड़ी हम लोग को व्यवस्था करा दीजिए, आम जनता को भी व्यवस्था करा दीजिए। भगवान आपका भला करेगा, बड़ा दुआ दे। बात यही खत्म नहीं हो, ये वाहन तेल का खेल तो चल ही रहा। बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा क्रिस्टा, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, इंडिवर, बड़ी लग्जरी गाड़ी, जैसा पद वैसी गाड़ी वैसा ही रेट। 50 हजार रुपया से ऊपर भाड़े पर गाड़ी लिया जा रहा है, और यही कारण है कि जवाब नहीं दे पा रहे पदाधिकारी सूचना के अधिकार के तहत, क्योंकि इनका भागा फूट जाए। आप गौर करके देखिएगा, ये तो मैं भला बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने बत्ती हटा दिया, नीली और लाल बत्ती हटा दिया। अन्यथा जो भाड़े पर जो गाड़ी चलाने वाले जो वाहन मालिक थे, 10 बजे से लेकर 7 बजे के बाद वो लाल बत्ती और नीली बत्ती पे वो खुद घूमते थे और अपने आप को बड़ा बाबू समझते थे। लेकिन आप गौर करके समझिए कि किस तरीके से ये खेल
स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी लग्जरिया गाड़ी भाड़े पर मिलती है, तेल अलग। अगर विश्वास नहीं हो तो किसी भी विभाग का बैकलॉग चेक करा कर देख लीजिए, सच आपके सामने आ जाए। इंटरनेशनल सर्विस देने वाले जो लोग बात, इंटरनेशनल नाम इंटरनेशनल और काम लोकल, फटीचर जैसा काम नहीं मिलेगा। आप गौर करके देखिएगा कि किस तरीके से यह खेल चल रहा है। विभाग कोई भी हो, बड़ी बड़ी गाड़ी, आप सचिवालय में चले जाइए, किसी भी जिला के मुख्यालय में चले जाइए, प्रखंड में चले जाइए, जीविका के पदाधिकारी हो या फिर उर्मिला के पदाधिकारी हो, आजकल तो पदाधिकारियों की मार और बाढ़ दोनों पड़ी हुई है। फोन तक नहीं उठाते पदाधिकारी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जवाब देना पड़ जाए और हमको फंस कर खेला। इस तरीके से अगर काम हो रहा है इस देश में, तो निश्चित तौर पे इसका फलाफल बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरा है। सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े वादे और दावे सब झूठे हो रहे हैं, सब फेक साबित हो रहे हैं। आप उठाकर देखिए, कोई कहीं किसी को हड़का के चला जा रहा है, कोई कुछ भी कह के चला जा रहा है। इस तरीके से अगर हमारे हालात होंगे, इस तरीके से हमारी परेशानी होगी, तो निश्चित तौर पे यह एक कष्ट का विषय है। नेट का प्रॉब्लम हमको लगता है कि कुछ समस्या है नेट का, लेकिन हम लोगों को समझना होगा और हम लोगों ने पत्राचार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया है, मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया है, सभी विभाग के प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया है कि किस तरीके से आउटसोर्स में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर जीविका में काम कर रहे लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। इतना अत्याचार ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं हुआ होता, क्योंकि वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर का एक सिस्टम था, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई माय बाप नहीं है, किसी का कोई कुछ देखने वाला नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को हम लोगों को गंभीरता से समझना होगा, देखना होगा, और अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर इस बिहार को कोई बचा नहीं सकता है। ये वाहन का जो तेल का खर्चा है, कई जगह का डाटा हमने भी कलेक्ट किया है, वेरीफाई करा रहे हैं डीटीओ ऑफिस से कि वो गाड़ी का जो नंबर है वो 4 पहिया का है या 2 पहिया का। जो मेरी जानकारी में आया है कि कई स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे गाड़ियां हैं जो कहने के लिए तो सफारी और स्कॉर्पियो है, लेकिन उसका नंबर मोटरसाइकिल का है और हर महीने 50,000 60,000 रुपया उस पर खर्च हो रहा है। और स्थिति क्या है ये आप अगर ईमानदारी से आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने आउटसोर्स पे काम करने वाले आदमी को नियमित कर सकें, आप नियमित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे संविधान पे काम करने वाले लोगों को सही तरीके से उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार पदाधिकारियों के द्वारा किए जा रहा है भ्रष्टाचार, और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, वो चाहते हैं नकेल कसना भ्रष्टाचार पे, लेकिन उनकी चल नहीं रही। कुछ खास और जुगाड़ तंत्र में चलने वाले जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो बाला मुकुंद हो या कोई और, आप गौर करके देखिए जीविका का क्या हाल है। जीविका पूरे भारत ही बल्कि विश्व का, हमने जीविका का प्रकरण शुरू करने से पहले हमारे सागर उपाध्याय जीविका प्रकरण पे लाइव आने से पहले मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था। आज से 2.5-3 बजे पहले अगर आप देखेंगे तो ये लिखा था हमने कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला का केंद्र बनने जा रहा है जीविका। तो आप गौर से सोचिए कि क्या होगा, क्या हाल होगा। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ी समस्या है जिसको हम लोग को समझना होगा। और डीपीएम साहब, आप भी संविदा पर ही काम कर रहे हैं, आप भी आउटसोर्स पर ही काम कर रहे हैं, भले ही आप डीपीएम है, भले ही आप एमआईएस और डाटा एंट्री ऑपरेटर को तंग कर रहे हैं, और मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले लोगों को तंग करने वाले जो भी पदाधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, उनको यह बात समझना होगा कि अगर आपको सरकार में सेवा मिला है तो आप न्याय करिए उन श्रमिकों के साथ जो अपना बहुमूल्य समय विभाग को दे रहे हैं। अगर इन लोगों ने अगर सरकार की गोपनीयता भंग करने की कोशिश शुरू कर दी तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, आपको समझ से बाहर हो जाएगा कि ये क्या हो गया। लेकिन ईमानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउटसोर्स में काम करने वाले 95% ऐसे कर्मचारी हैं जो भले ही आउटसोर्स में काम करते हैं, लेकिन समय पे ऑफिस जाना, समय पर काम का निष्पादन करना, अपने लोगों की बात सुनना, क्योंकि आज के तारीख में फ्रंट लीड वही कर रहे हैं। आउटसोर्स पे काम करने वाले जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं वो बधाई के पात्र हैं। हमने सरकार से एक गुहार लगाई है और बहुत जल्द अगर सरकार ने
इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया। जितने भी आउटसोर्स पे काम करने वाले जो कर्मचारी है, चाहे वो पंचायत स्तर पे काम कर रहे हो, प्रखंड पे हो, जिला पे हो या राज्य स्तर पे हो, हमारे आउटसोर्स पे काम करने वाले कर्मचारियों का अगर शोषण, प्रताड़ना, वेतन, उनके साथ जितने भी श्रम अधिनियम के तहत उनका जो अधिकार है छीनने की कोशिश हो रही है, इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और आपको इसका रिजल्ट दिखेगा बहुत जल्द। केवल सच न्यूज माननीय पटना उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाने वाला है कि किस तरीके से आउटसोर्स के नाम पे हमारे श्रमिकों का, खास करके हमारे युवाओं का शोषण कर रहा है। रोजगार के नाम पे अगर 5 साल, 4 साल, 3 साल काम करा देने के बाद, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, जीविका हो, किसी भी विभाग की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा की हालत सबसे बद से बदतर। ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण विभाग, ये ऐसे विभाग है जहाँ पे बहुत संख्या में आउटसोर्स पे काम करने वाले कर्मी यहाँ मौजूद है, लेकिन उनका शोषण उसी तरीके से जारी है। आप गौर करके देखिए कि एक दिहाड़ी मजदूर जो डेली मजदूरी करता है, जिसको कोई समय पे आना जाना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, वो अभी महीने का 15 से 20,000 रुपया कमा लेता है, लेकिन आपको नियमित आपके विभाग, आपके सिस्टम पे काम करने वाले आउटसोर्स के कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, वो अभी सरकार में कहा जाता है कि ये लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र में लोक का ही तंत्र फेल हो जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र किसके लिए, किसका है ये लोकतंत्र? क्या सिर्फ ये लोकतंत्र दुहाई देकर राजनेता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो या मुखिया हो, जिला परिषद के सदस्य हो या कोई भी हो, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, और लोकतंत्र से ही तंत्र गायब हो जाएगा। अगर इस आजाद भारत में अगर अपने ही देश के श्रमिकों के साथ श्रम अधिनियम का उल्लंघन होगा तो फिर ये लोकतंत्र किसके लिए भैया? ये लोकतंत्र किसके लिए? पिछले 20 साल से ये कहा गया है कि राजनीति में सत्ता पे लगातार बैठाइएगा तो नतीजा यही होगा। आपको ये तय करना होगा। हम सरकार को हटाने या बनाने की बात नहीं कर रहे। हमारी सरकार चाहे भाजपा की हो या फिर जदयू की हो या राजद की हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार जिस समय यह समझ लेती है कि अब हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो इनका शोषण हो, दोहन हो, प्रताड़ना हो, अपमान हो, दुर्व्यवहार हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आपके जो नेता है, नेतृत्व करता है, उन पर हम लोगों को निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जन आंदोलन की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरीके से हमारे टैक्स का पैसा, आम आदमी के टैक्स का पैसा, जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, विभिन्न तरीके से जो कर लगता है इस भारत के लोगों का, और उसके कर से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसी से हमारे पदाधिकारी, हमारे आउटसोर्स पे काम करने वाली कंपनी आराम से एसी में बैठती है, मौज मस्ती करती है, पूरा मजबूती से। भले ही देश की अर्थव्यवस्था चर्चल हो, खराब हो, लेकिन आप गौर करके देखिएगा आउटसोर्स पे काम करने वाली कंपनी का कभी भी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगा। कैसे? उनका साझा है सरकार से, उनका पार्टनरशिप है अधिकारियों के बीच, तो कैसे खराब होगा? और इन चीजों को हमें गंभीरता से लेना होगा। जीविका विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में है, हर घर किसी न किसी रूप में जुड़ा। हम महिला उत्थान की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने 50% आरक्षण दिया महिलाओं का, शोषण करने को दिया क्या? अगर महिलाओं को आपने आरक्षण दिया तो वही महिला जो जीविका में दीदी के रूप में काम कर रही है, क्या दीदियों के अपमान देखकर भी चुप है और आप कहेंगे कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया? आपने महिलाओं के आह्वान पे बिहार में शराबबंदी कर दी, लेकिन वही महिलाएं, वही दीदी जो जीविका में काम कर रही है, उनका शोषण हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको इस तरीके से धमकाया जाता है कि आपको हम हटा देंगे। क्योंकि आज के तारीख में आउटसोर्स पे काम करने वाली कंपनियां आज ए नाम से है, कल ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी तो बी नाम से आ जाएगी, क्योंकि उनका पदाधिकारियों से, मंत्रियों से जुगाड़ हो और उनको काम मिल जाएगा। लेकिन वह काम जिनको भी वही कंपनी को मिला या किसी और कंपनी को काम मिला, तो वही मजदूर जिनका 5 साल, 10 साल, 15 साल आपने इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है उनको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है और पुनः कंपनी द्वारा 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर उनको बहाल करने की बात होती है। क्या इस तरीके से दोगला चरित्र से बिहार विकास करेगा? क्या इस तरीके से हिंदुस्तान में समान अधिकार कानून लागू होगा? अगर हमें रोहंग्या, बांग्लादेशी और जो भी घुसपैठियों से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमारे देश के भीतर जो ओरिजिनल काम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई हैं, हमारे जो देश के श्रमिक भाई हैं, हमारे देश के वह युवा जो अपना बहुमूल्य समय आउटसोर्स के नाम पर ही सही जो दे रहा है, उनकी सेवा नियमित क्यों नहीं? आप मत करिए सरकारी नौकरी, लेकिन अगर आपने संविदा पर आउटसोर्स में अगर किसी भी युवा को, चाहे वो जीविका हो या उर्मिला इंटरनेशनल हो या कोई कंपनी हो या तुझे किसी भी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए कि 60 साल तक उसको कोई हटा नहीं सकता है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो स्थायी नौकरी वाले भी जेल जाते हैं। अगर हमारे आउटसोर्स में काम करने वाले भाई अगर गलत काम में पकड़े गए उनके साथ भी यही फॉर्मूला लागू हो। लेकिन जिस तरीके से नियमित अधिकारी और कर्मचारी को यह सहूलियत रहती है कि हमें यह सेवा 60 साल का है, तो हमारे आउटसोर्स में काम करने वाले भाइयों का भी सेवा का काल नियमित हो और 60 साल का होना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको पीएफ? क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको ईएसआईसी? और जो नियम कानून है श्रम अधिनियम का, उसका पालन होना चाहिए। और अगर श्रम कानून का पालन नहीं होना है तो श्रम विभाग को बंद कर देना चाहिए। जिस श्रम विभाग में श्रमिक की सुरक्षा ही नहीं होगी तो फिर श्रम विभाग का, श्रम मंत्रालय का क्या औचित्य है? उसमें इतने पदाधिकारी और कर्मचारी को वेतन देना, पेंशन देना, सुविधा देने का क्या औचित्य है? क्योंकि श्रम विभाग का काम ही है कि श्रमिकों का शोषण ना हो। हमने बिहार सरकार के हर एक विभाग में इतना आरटीआई लगा दिया है कि लोग परेशान हैं कि क्या जवाब दे। इसमें देते हैं तब फंस जाएंगे, तेल में देते हैं तब फंस जाएंगे, वेतन में देते हैं तब फंस जाएंगे, पीएफ में देते हैं तब फंस जाएंगे, ईएसआईसी में देते हैं तब फंस जाएंगे। इनको कितना दिन इनका काम दिया जा रहा है, कितना घंटा इनका काम दिया जा रहा है, वो देंगे तो फंस जाएंगे। अगर इनसे बैकलॉग मांग लिया तब फंस जाएंगे, अगर इनका खाना का रजिस्टर मांग लिया तब फंस जाएंगे, इनसे दवाई का अगर रजिस्टर मांग लिया तब फंस जाएंगे। यही नहीं बल्कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे। ये तो तेल और धारे का खेल है, लेकिन विभाग में, सरकार में ऐसे कई खेल चल रहे हैं जो परिवहन विभाग जानकारी में रहने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई लेकर मेरे पास आया है परिवहन विभाग का भी, लेकिन उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज भी बिहार सरकार का, पुलिस विभाग का, आप और करके देखिएगा, बिहार सरकार का पुलिस विभाग का ही गाड़ी का फिटनेस फेल है, प्रदूषण फेल है, निबंधन नहीं है, 102 एम्बुलेंस का निबंधन नहीं है। सारा जानकारी हम लोगों ने मांगा है। सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारी विभाग में अगर फोन करता है, अगर केवल तो फोन लोग नहीं उठाते। इसलिए फोन नहीं उठाते कि पता नहीं कौन सा बात कहेगा, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये काम नहीं करते हैं वो। हम लिखित प्रमाणीकरण की बात करते हैं। हम आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके क्या मिलेगा हमको? हम आपसे जवाब मांगते हैं लिखित, जैसे कि आपने जवाब दिया है। हम इन्हीं जवाबों पर बात करेंगे और ये जवाब आज नहीं तो कल पाई का हिसाब आपको देना होगा। और आपको बिहार से अगर भ्रष्टाचार हटाना है, आउटसोर्स में काम करने वाले श्रमिकों को आप उनका उचित मानदेय, उनका नियमितीकरण और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें सौतेलापन व्यवहार न करें। क्योंकि आज भी लगभग बड़ी आबादी, इस राज्य की एक बड़ी आबादी जो विशेषकर युवा है, युवती है, उनकी है जो आपको आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। अलग अलग कंपनी में, अलग अलग पद पर, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग टेक्निकल योग्यता के साथ उनके साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। और ये सौतेलापन व्यवहार जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत फूट डालो राज करो की नीति अपनाती थी, ठीक वही फार्मूला आउटसोर्स पर काम करने वाली कंपनियां अपना रही है। उसी आउटसोर्स की कंपनी अपने ही पदाधिकारी और कर्मचारी के बीच में फूट डाल देती है, कुछ लोगों के साथ कुछ व्यवहार करती है, कुछ
लोगों के साथ कुछ व्यवहार करती है, और जिन लोगों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार हो रहा है वो कंपनी के पक्ष में बोलबंद हो जाते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, शर्मा जी को निकाल दिया मैं तो वर्मा जी हूँ, पासवान जी को निकाल दिया मैं तो रजक जी हूँ, सिन्हा जी को निकाल दिया मैं तो मिश्रा जी हूँ। इस चक्कर में मेरा कहीं से नुकसान नहीं हो, इसका लाभ आउटसोर्स वाली कंपनी उठा रही है। अगर हम बोलबंद हो जाते हैं, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, हमें अपने शक्ति का एहसास हो जाता है, और कलयुग में कहा गया है संघे शक्ति कलि जुगे, तो संघ में ही शक्ति है, इस बात को समझना चाहिए। और संघ यानी कि आज के तारीख में संघ का मतलब सिर्फ आरएसएस से लोग समझते हैं, अगर वह भी समझते हैं तो आप समझिए कि संघ में इतनी शक्ति है कि 65 साल 70 साल से हुकूमत करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है। अगर आप भी एकजुट हो गए और आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ब्रजेश मिश्रा ने जो बात कही है वो आने वाले दिनों में आप एकजुट होकर गुटबंद होकर आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, और हम सब मिलकर इस बिहार के प्रगति तरक्की उन्नति में अपना योगदान देंगे। क्योंकि जितना पैसा भ्रष्टाचार में बिहार का बर्बाद हो रहा है, अगर हम सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसा को रोक दें तो निश्चित तौर पे बिहार में पैसे की कोई कमी नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई प्रत्येक दिन किसी न किसी बड़े जालसाज फ्रॉड को जितना भी आप नवाज सकते हैं, आप अपनी भाषा में नवाज सकते हैं, नवाज लीजिएगा। आर्थिक अपराध शाखा निगरानी विभाग प्रत्येक दिन किसी न किसी पदाधिकारी कर्मचारी को रंगे हाथ करोड़ों की अकूत संपत्ति के साथ पकड़ता है, जेल भेजता है। लेकिन ये मोटी चमड़ी वाले आज नहीं तो कल कभी किसी नाम से, परसों किसी नाम से, तरसों किसी नाम से, परसों में किसी नाम से ये जेल जाते रहेंगे और भ्रष्टाचार को नकेल नहीं कसा जाएगा, क्योंकि सरकार ही चाहेगी तो नकेल कसा जाएगा। और दूसरा, आम जनता, ये पब्लिक जिस दिन पॉलिटिशियन और प्रशासन की राजनीति की कूटनीति को समझ गई और इसका जवाब देने के लिए एकजुट होकर तैयार हो गई, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे श्रमिकों को, हमारे बिहार वासियों को, हमारे देशवासियों को मिलेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप उम्मीदा इंटरनेशनल में काम कर रहे हो या जीविका में, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप पदाधिकारी हो, क्योंकि आप तो पदाधिकारी भी बहाल हो गए। कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद कई पदाधिकारी को चूंकि मन नहीं भरता है, उनको 60 साल सेवा करने के बाद उनको मन नहीं भरता है, 5 साल और रह जाते हैं जुगाड़ लगा लगा, उनको मन नहीं भरता है। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों पर हम लोगों को जागरूकता के साथ अभियान चलाना होगा। और डरिए मत, बोलिए, हम नाम नहीं बताएंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अरे आपका शोषण हो रहा है, आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? आजाद भारत में आपको बोलने की आजादी, आपको लिखने की आजादी, आपको कहने की आजादी, आपको बताने की आजादी है, और आप चुपचाप है। आपको बोलना होगा ये आजाद भारत है। आप तो भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो आपको आगे आना होगा और अपनी बात करनी होगी। संविधान इजाजत देता है इस बात को कि सच को सच के रूप में कहा जा सकता है। हम अपनी समस्या, हम अपना उत्पीड़न, हम अपनी प्रताड़ना, हम अपना शोषण, हम अपना दोहन अगर खुलेआम अगर कह रहे हैं कि फलना पदाधिकारी, फलना कर्मचारी, फलना कंपनी हमारा शोषण कर रहा है, तो यह कहना कोई गुनाह नहीं है। और इसी बात की आजादी हमारे महापुरुषों ने 1947 में हमें दिलाई थी, और हम आजादी के 75 वर्ष में आ गए हैं, और मोदी जी के शासनकाल में अमृत काल में जी रहे हैं। ये ऐसा अमृत काल है जहाँ पे हमारे आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, और हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं ये अमृत काल। अगर ऐसा ही अमृत काल है तो नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए अमृत काल जहाँ पे हमारा शोषण दोहन होता हो, प्रताड़ना होता हो। हमें सब कुछ जानकारी रहने के बाद भी आप नहीं बोल पाते, इसलिए आपका शोषण हो रहा है, इसलिए आपका दोहन हो रहा है। आप खुल के जब बाजार में आइएगा, आप 8,000 7,000 की नौकरी के लिए आप इतना चिंतित है, आप आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, 7,000 10,000 की नौकरी के लिए चिंतित है। आपके अंदर वो टैलेंट है, वो 10,000 रुपया जो आउटसोर्स पे आपको मिल रहा है वो आपको कोई खराब में नहीं मिल रहा है, आपकी योग्यता, आपकी दक्षता, आपकी कर्मठता के दम पे मिल रहा है। इस बात को ध्यान से काम करके आप अगर गौर करेंगे तो आप कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शोषित होते रहेंगे, वंचित होते रहेंगे,
अपने अधिकारों से, तो आपको बचाने के लिए कोई महापुरुष अवतार लेकर नहीं आने वाला है। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर हमारा प्रार्थना है कि हमें एकजुट होकर सरकार के इस मामले में वो कहती है कि भ्रष्टाचारियों को नकेल कसे, भ्रष्टाचारियों पर हम लोग अंकुश लगाएं, तो हम लोग भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू करें, आवाज लगाना शुरू करें। और हमने पहले भी नंबर दिया है 9431073769 94 आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। आपका नाम गुप्त था, गुप्त है और गुप्त ही रहेगा। लेकिन अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपका अपना ही घर का बच्चा आपको कल आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि हमारा अभिभावक लाचार, बेबस, असहाय और दिव्यांग है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो हमारे भविष्य की रक्षा क्या करेगा? जो 10,000 के पगार पाने के लिए अपना इतना शोषण प्रताड़ना करवा रहा है और चुप है कि मेरा नाम नहीं आए, लेकिन ऐसा सेवा, ऐसा रोजगार करने का क्या मतलब बनता है? रोजगार कई चीजें हैं, समय कम रहता है, लेकिन हमारा काम है जागरूक करना, और हम ये करते रहे। लोगों को लगता है कि पक करने से क्या फायदा? यही पक करने से, एक छोटे छोटे बात कहने से, इसी तरीके छोटे छोटे लेखनी से आजादी मिली। पुनः देश बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों गिरवी है। हम बड़े बड़े कंपनियों के चंगुल में, काले धन के चंगुल में, और हम एक तरीके से गुलाम ही। अगर आज ब्रिटिश हुकूमत होती, आज अगर अंग्रेज यहाँ पे भारत में होता, तो हर व्यक्ति की पगार 50,000 से जितना शोषण हो रहा उतना होता, लेकिन आपका पगार 50,000 भी होता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अंग्रेजी हुकूमत चाहिए। अगर हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे युवाओं ने अपनी शहादत दी ताकि देश के लोग खुशहाल समृद्धि के साथ जिए। ये सोने की चिड़िया का देश था, आज भी है, पर सोने के देश की चिड़िया हमारे सामने सोना लूटा जा रहा है, और हम बस इसलिए चुप है कि मेरा नाम ना है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आंदोलन के लिए तैयार रहिए। हम लोगों को एकजुट होकर अपनी बात को सरकार के बीच रखना है, कहना है, और निश्चित तौर पर धीरे धीरे आवाजें उठने लगी है, और आज नहीं तो कल इसका फल मिलेगा। कई राज्य में धीरे धीरे आप आउटसोर्सिंग की बात होने लगी है। बिहार में भी विभाग के अंदर खाने की ये बात है कि बिहार में भी कई अधिकारी भी नाम ना बताने के शर्त में कहते हैं कि सरकार के अंदर भी ये बातें चल रही है। आने वाला समय, आने वाला काल निश्चित तौर पे आउटसोर्स प्रदान करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखदायक और बहुत ही सुकूनदायक होने वाला है। आप निश्चिंत रहे, निर्भीक रहे, लेकिन एकजुट रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।